काम करने के लिए बहुत काम, ना काम करे तो उससे बड़ा हरामखोर नहीं कोई। दुश्मन होते नहीं है, आपकी लोकप्रियता के दुश्मन बने। सरकार के पास वो पैसा आया, सरकार ने वो हमारे गांव गली विकास में लगाया, फिर वो माफिया कैसे हो गए? न पिस्तौल बिथरी में पप्पू भरता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धीरेन्द्र दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदृष्टि के नए प्रोग्राम ये हम कहां जा रहे हैं बात दिल की। आज हमारे साथ हैं बरेली के राजनीति में जाना माना चेहरा पप्पू भरतौल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे कहूंगा, आप अपना थोड़ा सा परिचय, क्योंकि आपको केवल राजनीति के रूप में सब जानते हैं, अपना पूरा परिचय, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा पप्पू भरतौल, भरतौल गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो जो गांव है वही मेरा नाम भी है। भरतौल गांव से बिलोंग करता हूँ। और जहां आप बैठे हो ये कैंट विधानसभा की सीमा है, और ये जमीन जो है वो भरतौल गांव की है। तो उसी भरतौल गांव से ही आपका नाम पप्पू भरतौल पड़ा। और अगर मैं कहूँ शुरुआत में आप किसानी से, आप किसान? हम अभी भी खेती करते हैं, और खेती से जो पैदा होता है उसी से खाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। अच्छा, बाकी हमारा कोई बिजनेस नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है, कोई ऐसी चीज नहीं है। जो कुछ है वो खेती बाड़ी ही है। अच्छा, खेती से यानी किसानी से राजनीति, इसमें आने का कैसे आपका वो रहा? इसमें आने से क्या रहा कि हम तो पार्टी में पहले संघ में रहे, फिर भाजपा में, और पार्टी की जो जिम्मेदारी मिलती थी उसको निभाते रहते थे और दिल से निभाते थे। राजनीति में एक चलन हुआ है फर्जी एफआईआर। कोई उसका समर्थन करता हो, कोई दल, पर मैं इसका समर्थन नहीं करता। बहुजन समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर उनके विधायकों ने मुकदमे लिखवाए दुश्मनी पूरी करने के लिए, फर्जी मुकदमे लिखवाए। आजकल सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है कि जो नेताओं के ऊपर जो मुकदमे होते हैं, और कुछ आप मुकदमे आपके ऊपर भी दर्ज हैं और कुछ संगीन मुकदमे हैं। तो बहुत सारे मुकदमे फर्जी दर्ज हुए, थोड़े नहीं हुए, बहुत दर्ज हुए। सारे मुकदमे झूठे थे, सब खत्म हो गए। लोग कराते रहे अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन हम उसका समर्थन नहीं करते। कई अभी जो राजनीति में जो नेता भी चुन के आए हैं, उनके ऊपर संगीन आरोप के साथ साथ उन्हें सजा भी हुई है। यानी उनके लिए जो है वो कहीं ना कहीं उनके जो आरोप लगे थे, कोर्ट ने उसे सिद्ध भी कर दिया, उस कोर्ट में सिद्ध हो गया कि वो कानूनी है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या राजनीति में जगह होनी चाहिए? आप क्या मानते हो, जिन्हें सजा हो गई क्या वो सही सजा हुई है? नहीं है। भाई कभी कभी क्या होता है कि लोग गलत गवाही दे देते हैं, अदालत मजबूर है उस गवाही पे सजा करती है। कुछ लोगों का स्वार्थ होता है मुकदमा लिखाना, कुछ लोगों का स्वार्थ होता है गवाही देना, कुछ लोग मुद्दई बन जाते हैं फर्जी प्रकार। अब एक राजनीतिक व्यक्ति को रोकना चाहते हैं, तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ। फर्जी एफआईआर या फर्जी मुकदमे या किसी के बारे में इस प्रकार से। तो आप इसके लिए दोषी कैसे मानते हैं? क्योंकि ये अगर कानून सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अभी जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो सही नहीं है। नहीं, न्याय व्यवस्था पर कैसे प्रश्न लगा सकते? मैंने अभी कहा ना, कहीं कहीं लालच में गवाह आ जाता है, मुद्दई आ जाता है। तो जब गवाह गवाही देगा, मुद्दई भी गवाही देगा, अदालत की मजबूरी है। अदालत तो अभी एक बहुत अच्छे निर्णय किया जिला की अदालत ने बरेली में। एक ने फर्जी एफआईआर लिखाई, बाद में मुकर गई। उन्होंने वही एफआईआर उस पर लिखवाई, फिर जिसने एफआईआर लिखाई उनको जेल भेजा। अगर इस प्रकार के 10-20 भी मुकदमे ऐसे हो जाएं, तो फर्जी मुकदमे लिखाने वाले खत्म हो जाएंगे। तो यानी थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। अच्छा, चलिए अब मैं एक जो हमारी थीम ही है कि यह हम कहाँ जा रहे हैं, अगर मैं राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, राजनीति के संदर्भ में बात करूं, तो हम कहाँ जा रहे हैं? राजनीति 2-3 प्रकार की होती है। एक राजनीति वो है
जो लोग राजनीति में केवल बिजनेस के लिए आए, जो केवल सेवा नहीं करना चाहते हैं, राजनीति से अपना बचाव करना चाहते हैं, ऐसे भी राजनीतिक लोग हैं। एक राजनीति वो है जो राजनीति कर ली और किसी का काम नहीं करना है, जब चुनाव आया तभी गए, उससे पहले अपने घूमते रहे, पूरे हिंदुस्तान की सैर करते रहे। एक वो भी राजनीति है। एक राजनीति वो है कि जो लोगों की सेवा करनी। तो अब दिशा किधर है, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम वही कह रहे हैं ना कि जो राजनीति कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उसी राजनीति से व्यापार कर रहे हैं, उन्हें जनता की परवाह नहीं है। ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है के हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बढ़ी हुई है। और एक एक विधायक के, एक एक एमपी के 4-4, 5-5 आदमी फोन उठाने वाले रहते हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो स्वयं फोन उठाते हैं। मैं अपना फोन स्वयं उठाता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मेरी ही पार्टी के, वो सभी पार्टियों के। मेरी पार्टी में भी फोन उठाते हैं, दूसरी पार्टियों में खुद लोग फोन उठाते हैं। ऐसे नेता हैं, मैंने देखा। भाई, हम नेता लोग हैं, हमारी कोई आपस में गोली थोड़ी चली है। और नेता लोग अगर आपस में गोली चला रहे हैं तो मैं उन्हें सबसे बड़ा मूर्ख मानता हूं। हमारी उनकी विचारों की लड़ाई, हमारे उनके विचार नहीं मिल रहे हैं। हमारा जो दल है उसके विचार अलग है, उनका जो दल है उनका विचार। यानी कहें तो आप अटल बिहारी वाजपेयी से कहीं ना कहीं वो रखते हैं कि नहीं, हमारी पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत कराई। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को तो हम प्रेरणा स्रोत मानते ही। आज पार्टी माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, माननीय श्याम प्रसाद मुखर्जी, माननीय पंडित और ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जैसे सभी दलों से अच्छा संबंध था, तो मेरा भी अच्छा संबंध है। जिन लोगों ने राजनीति मुझ पर मुकदमे लिखाया, मैंने उन पर कोई मुकदमा नहीं लिखाया। मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। मैंने उन पर नहीं लिखाया। उनके कोई रिश्तेदार आए या उनके बच्चे भी आए तो बच्चों से मेरी उनसे भी कोई बुराई नहीं थी। मैंने सबका काम किया। अगर मेरे कार्यकर्ता और मेरी पार्टी का अहित नहीं है तो मुझसे कोई आदमी कोई भी काम ले सकता है। अच्छा, आपने अभी अटल बिहारी वाजपेयी की नीति की बात करी। अब अटल बिहारी वाजपेयी की जगह अब इस मोदी जी का चल रहा है। अगर कहूँ, क्या अब भाजपा में भी क्या कुछ वैचारिक परिवर्तन आया है? वैचारिक परिवर्तन नहीं आया। तो क्या कुछ परिवर्तन और कोई ऐसा ही परिवर्तन नहीं। ये हम मानते हैं कि दूसरे दलों से आए हुए जो नेता हैं वो पार्टी में कहीं मूल कार्यकर्ता को कहीं गुमराह करने का काम। और कोई पार्टी ऐसी नहीं बनी जो भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। अभी तक नहीं बनी। जिस दिन हमारा कार्यकर्ता मायूस होकर घर बैठ जाता है तभी हमारी पार्टी के ऊपर नीचे सीटें हो जाती, वरना हम तो कहाँ आते। हमारे पास वोट बैंक बहुत है, कार्यकर्ता सबसे ज्यादा हमारे पास। तो इस बार जो चुनाव हुए, जो अपेक्षित परिणाम जो भाजपा उम्मीद कर रही थी, उसके ना आने के पीछे कारण क्या है? अब मैंने बता दिया ना, जो बाहर के लोग आए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनकी पहचान करना भी पार्टी में बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे लोगों को तो लगातार बुलाया ही जा रहा है। बुला कर नीचे के कुछ लोग हैं जो अपना हित सिद्ध करना चाहते हैं। ऊपर जो लोग बैठे हैं वो उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। कार्यकर्ता सर्वोपरि है। पार्टी मुझसे नहीं है, पार्टी कार्यकर्ता से। जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं होंगे क्या करेगा पार्टी? लेकिन इस चुनाव आज एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है उसके पास कार्यकर्ता नहीं रहे, खत्म हो गए। वो केवल टिकट बांटने तक ही सीमित है और खुश होते हैं वो कि अरे हमारी पार्टी के टिकट बट गए। इस बार तो उनके बट भी गए, अगली बार ना विधानसभा में बटेंगे ना लोकसभा में बटेंगे।
लेकिन इस बार हमने एक चीज और देखी, चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा में और संघ में तालमेल नहीं देखने को मिला। अरे नहीं, ऐसी कोई बात, सब में सही तालमेल ठीक है, ना भाजपा में कोई कमी है ना संघ में कोई कमी है। संघ और भाजपा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को बगैर एक दूसरे से अधूरे हैं। और भाजपा ने हमेशा संघ का सम्मान किया, संघ ने हमेशा भाजपा के चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सही दिशा देने का काम किया। अभी कुछ समय पहले भी एक स्टेटमेंट भी आया था जब जेपी नड्डा जी ने कहा था कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं। ये उन्होंने नहीं कहा, ये नहीं। आपके मीडिया वाले चीज को बड़ा चढ़ा के लिखते हैं। एक मिलिट्री का आदमी था, दूसरी जगह का रहने वाला, तो उसको हिंदी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? हिंदी। तो उसने यूनिट में कहा कि शिव साहब का मैसेज आया। क्या आया? मैसेज आया। अब वो यूनिट में पूरे में पता लग गया, यार रात का टाइम है, शिव साहब का मैसेज क्यों आया? तो जब जानकारी हुई तो उन्होंने कहा मैसेज नहीं, मैसेज आया है। क्या आया? यानी केवल बातों का, केवल शब्दों का अर्थ बदल गया। हाँ, बदलने वाले ने बदल दिया, जबकि सीओ साहब का मैसेज आया है। उसने, उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी तो उसने कहा सीओ साहब का मैसेज आया, या समझने वाले ने समझ लिया। हिंदी वाले ने कहा मैसेज आया, उसने कहा मैसेज आया। ये फर्क है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा कि पहले हमारे पास कार्यकर्ता कम थे और संघ हमारी मदद करे। ये उन्होंने कहा नहीं हमें संघ की जरूरत नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं? इसे गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया। भाई हम कैसे कह सकते हैं? हम कह देंगे कि हमें अपने भाई की जरूरत नहीं है, हम ये कह सकते हैं हमें अपने बेटे की जरूरत नहीं है। तो मीडिया वाले हैं, जो कर दें तो थोड़ा, सही को कभी सही दिखाया नहीं, गलत को कभी गलत बताया नहीं। लेकिन विपक्ष तो मीडिया के लिए हमेशा कहता है गोदी मीडिया। नहीं, वो तो कहते हैं, उनका कहना अलग है। देखिए, विपक्ष है, उनको कहने का अधिकार, कहने का अधिकार इसलिए है कि हम कोई भी विकास करेंगे तो उस पर वो उंगली उठा। और ऐसा नहीं है, हम भी विपक्ष में रहे, हम भी उन पे बताते रहे, लेकिन हमारे बताने से उनके बताने से फर्क है। हम सच्चाई बयां करते थे, वो झूठ को सच में बदलना चाहते हैं, हम सच को सच में ही बदलना चाहते हैं। कुछ चीज मीडिया की गलत है, वो मैं आपसे भी कह रहा हूं कि मीडिया कभी भी किसी अधिकारी की गलती नहीं बताती। उसने एक मीठी चाय पिलाई अधिकारी ने, बिस्कुट खिलाए बढ़िया वाले, ना तो चाय उस अधिकारी की वो, और ना वो बिस्कुट उस अधिकारी की। इस हिंदुस्तान, इस उत्तर प्रदेश में अच्छे अधिकारी भी हैं और गलत अधिकारी भी हैं। मैंने भी ऐसे अधिकारियों के साथ काम किया और काम लिया है जो ईमानदारी के अलावा काम करने में बहुत सक्षम थे, बहुत अच्छे थे। मैं जब विधायक बना तो यहाँ दो अधिकारी थे, एक डीएम एक एसएसपी। डीएम सुरेंद्र कुमार थे और एसएसपी जोगिंदर कुमार थे। दोनों बहुत अच्छे अधिकारी थे, किसी को भी निराश नहीं करते। रमन रमन जैसे आदमी भी यहाँ रहे जो किसी घोटाले में आज तक नहीं फंसे, उनने पक्ष विपक्ष सबका काम किया। ऐसे अधिकारी काम करे तो उसके काम करने के लिए बहुत काम, ना काम करे तो उससे बड़ा हरामखोर नहीं कोई। अगर आज विकास कहीं रुक रहा है, उसकी देन नेता नहीं है। आप लोग नेता पे उंगली उठाते हो, उसकी देन अधिकारी, उसकी देन अधिकारी। जितना पैसा विकास के लिए एक जिले में आता है, अगर वो सारा पैसा लग जाए तो मैं नहीं मानता हूं कि 5 साल तक विकास की कोई जरूरत पड़े, पैसे की जरूरत नहीं। विकास अपने आप हो जाएगा। अगर 5 साल, अगर वो, तो इस पे भरतौल में कोई स्पेशल ग्रांट थोड़ी आई।
ना ही कोई हमने स्पेशल डिमांड मांगी। जब इतना बड़ा भरतौल विकसित हो सकता है, अन्य जगह क्यों नहीं हो सकती? तो इन पे अंकुश कौन लगाएगा? इन पे अंकुश कैसे लगेगा? अब वो तो मैं क्या बताऊं, अंकुश तो जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं वो लगा सकते हैं, ये डॉक्टर फॉक्टर तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो उसके समकक्ष हैं। लेकिन हम जमीन के जुड़े नेता हैं, पहले नेतागिरी जमीन से जुड़े नेता ही करते थे जी। लेकिन आज पैटर्न चेंज हो गया। मुझ जैसा फकीर आदमी कहाँ राजनीति करता है? बताओ, मैंने तो जमीन पे काम किया, आपने देखा, आज भी करता हूँ। आज भी भगवान की कृपा से उतनी ही भीड़ है, जब विधायक था तब वो नहीं हूँ तब भी। बिल्कुल, आज भी आपका दरबार लगता है सुबह शाम, तो वो अपनी फरियादें लेके आज भी आते हैं? हाँ, जितना काम कर सकता हूँ उतना कर। जो अच्छे अधिकारी काम कर देते, मैं किसी के अफीम इसमें की सिफारिश थोड़ी करता हूँ। भाई कार्यकर्ता है तो उसकी सिफारिश ये करेंगे, इसका चालान मत। कार्यकर्ता बताते हैं हेलमेट लगा के चलो कागज पर, यही सिफारिश है, तहसील और थाने की सिफारिश। अच्छा, अभी आपने चुनाव की बात करी, विधायक जब आप बने थे उस समय एक नारा बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ना तमंचा ना पिस्तौल, पप्पू हड़तौल। हाँ, बरेली में पप्पू हड़तौल। ये दो चीजें उसमें हुई थी। पहले आया था बिथरी में पप्पू भड़तौल, बाद में आया बरेली में भड़तौल। तो ये दो जब चेंज आए, पहला चुनाव जो आपका जो नारा था, उस नारे ने एक बहुत लोकप्रियता आपको दी और बहुत ज्यादा आपका वो हुआ। लेकिन जब दूसरा नारा आया तो दूसरे नारे के बाद आपसी विवाद कुछ सुनने में आया। वो एक्चुअल क्या था? विवाद कुछ नहीं था, लोगों को लगता था कि अधिकारी सारे इनके यहाँ है, जनता सारी इनके यहाँ है, इनका एक नाम जा रहा है। तो क्या है कि दुश्मन होते नहीं है, आपकी लोकप्रियता के दुश्मन बन गए। उसी में लोग दुश्मन बन गए और अंदर अंदर उसको जड़ को काटते रहे। हमारे पास बैठ के मक्खन मलाई भी खाते रहे और पीछे से घात भी करते रहे। और फिर एक ऐसा समय आया कि उन्होंने कहीं ना कहीं, जिसकी हमने बहुत मदद करी, जिनकी इतनी मदद करी, पैसे से लेके टके थे, जिनका एक पैसे का मुझ पे कोई वो नहीं। मैंने तो अपने घर से गेहूं बेच के भी उनको पैसे दिए उनकी राजनीति करने, और उन लोगों ने फिर टिकट कटवाया, आगे दिल्ली गए वहां। मैं तो भी पार्टी में ही रहा नाम कुछ, और आज 2 साल तक देखी मैंने पार्टी में ही काम किया। तो पीलीभीत भी चुनाव लड़ाने गए। मैंने कभी आज तक राजनीति में कभी बहुत बाहर भी गया, कहीं भी गया, कभी पार्टी से या किसी प्रत्याशी से 1 रुपए नहीं दिया। अब तक पैसा कर, मैं बगैर प्याज की सब्जी खाता, 1 रोटी खाता हूं पूरे दिन। तो मेरे तो ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं है, जो कुछ खर्चा है मेरी गाड़ी और डीजल का ही तो खर्चा। और मैं जब तक विधायक रहा तब तक मैंने बताया कि प्रशासन को काम कैसे होता है, और वैसे काम किया और विकास भी किया। मैंने एक पल्लंग रिंग रोड निकलवाया, उस तरफ स्वीकृत है, रामगा का पुल है, लाल फाटक का पुल है, बीसलपुर पे है, ये सारे गेट हैं, ये पप्पू भड़तौल के उस पर स्वीकृत है, चौड़ीकरण है, तमाम चीजें हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो नारा आया था, ना तमंचा ना पिस्तौल, ये समाजवादी और बसपा के नेता हमारे बारे में गलत विचार करते हैं। तो बड़े लीडर थे समाजवादी और बसपा के, जब चुनाव लड़े थे दोनों लोग, भाई हम तो उनके पैरों की धूल नहीं थे। जहां उनकी जूतियां रखी जाती थी वहां हम बैठने के लायक भी नहीं थे, क्योंकि वो इतने बड़े नेता थे, अपने आप मानते थे, हमें तो चिटी उटी समझते थे वो, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिलों में प्रेम था। मैंने 2000 पहले से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया और अपनी गाड़ी घोड़ा से कि मुझे ये सीट जीतनी। तो वो कहते थे ये तमंचा है, ये है। तो वो जो बच्चे थे गांव में, उन्होंने एक नारा बनाया,
न तमंचा न पिस्तौल, बिथरी में पप्पू भरता। ये ये बच्चों से, मेरा कोई नारा नहीं है, अच्छा बच्चों से ये शुरुआत बच्चों का शुरुआत और बहुत फेमस हुआ ये। और बहुत फेमस हुआ। अच्छा, अभी आपने कहा काफी ये राजनीति की अगर मैं बात करूं, राजनीति में आप अपना गुरु किसे मानते हैं? राजनीति में गुरु हमने देखो माननीय संतों महाराज जी के साथ का पार्टी में काम किया। राजनीतिक गुरु तो हम उन्हीं को मानते। और शायद मेरे अंदाज में संतोष गंगवार जी के साथ में आप के संबंध भी अच्छे नहीं है, आप उन्हें गुरु मानते हैं लेकिन संबंधों को लेकर काफी चर्चा रहती है। संबंध खराब नहीं, संबंध खराब नहीं है, लेकिन ये भी मीडिया की ही देन है कि संबंध अच्छे नहीं। वो अपने काम में बिजी है, मैं अपने काम में। इसमें मीडिया को दोषी, वो अंडोबार रहते हैं, मैं निकोबार में रहता हूं, बस फर्क इतना है। पहले रोज मिलते थे, अब मिल नहीं पाते हैं। मेरी रास्ता लखनऊ को तय करती थी, उनकी दिल्ली को तय करती थी। जो मतभेद थे उन्हें दूर करने का प्रयास किया? नहीं, मतभेद थे नहीं, कभी एक दूसरे के काम में इस प्रकार की बाधा नहीं आएगी। मतभेद थे, कहीं हल्का फुल्का लोगों ने बताया, कर दिया। देखिए, नेता कान का कच्चा होता, मैं तो कान का कच्चा। यानी आप आज भी उन्हें गुरु मानते हैं? हाँ, राजनीतिक गुरु हैं, थे और रहेंगे आगे। और हम लोग तो एक ही पार्टी में है, अलग कहाँ। और साथ साथ ही काम किया। अब उनका एक उम्र का पड़ाव है, ज्यादा उम्र हो गई। इस बार पार्टी ने टिकट माननीय छत्रपाल जी को दिया। छत्रपाल जी हमारे साथ विधायक रहे, अच्छे नेता है माननीय छत्रपाल जी, बहुत बढ़िया नेता। और एक कॉलेज के टीचर रहे हैं, वो प्रिंसिपल रहे हैं वहाँ, और बहेड़ी में 2 बार विधायक और मिनिस्टर रहे हैं। बरेली में वो लोकसभा जीते हैं, सांसद हैं। बरेली में उनका घर पहले से था, पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सारे भाई उनके अच्छे हैं, परिवार उनका बढ़िया है, सोबर सिंपल व्यक्ति है। अच्छा, अब एक चीज और लेता हूँ, अब थोड़ा समय अब आपने जब शिक्षा की बात करी कि पढ़े लिखे हैं, तो अब एक शिक्षा का ही क्वेश्चन कर लेता हूँ। सुना है आज भी आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मैं जब विधायक बना उस टाइम कोई ऐसी परिस्थितियां रही कि मैं पढ़ नहीं पाया, काम धाम वजह। तो मुझे लगा यार पूरा घर पढ़ा लिखा है, मेरा सारा गांव पढ़ा लिखा है, सब ग्रेजुएट है पूरे परिवार में, मुझे छोड़ दो। तो मैंने कहा मैं भी देखता हूँ। तो विधायक रहते मैंने हाई स्कूल किया, विधायक ना रहते फिर मैंने इंटर किया। इस वर्ष मैंने बरेली कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं रेगुलर का छात्र हूँ। अभी आप रेगुलर आप कर रहे हैं? पढ़ रहा हूँ, मैं BA LLB की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि LLB करके कुछ गरीब लोगों का भी भला। वैसे मेरे अंदाज में ये LLB करने वाले आप यानी कि इस एज में उत्तर प्रदेश के साथ पहले MLA हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और, एक सीता वाला मामला काफी समय पहले था, तो मेरे अंदाज में कोरोना टाइम से के आसपास की बात है, वो क्या था? वो एक बच्ची मिली थी घड़ी में, जमीन के अंदर गड़ी थी, 4 फीट गहरे गड्ढे में। किसी का बच्चा मर गया, उन्होंने बच्चा काट लिया। तो जब गड्ढा खोदा गया तो उसमें एक घड़ा था, उसमें फावड़ा लगा, तो उसमें घड़ा फूटा, उसमें बच्चे के रोने की आवाज आई। उस बच्चे का पालन पोषण मैंने किया, जिम्मेदारी ली। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसा बना है कि जो बच्चा मिलेगा उसको कारा एक संस्था है, इसके द्वारा बच्चा जो है बाल कल्याण आयोग अपने हवाले लेता, फिर वो अपनी जगह पे रखे। उसमें फिर अगर आपको बच्चा लेना है तो उसकी प्रक्रिया रहती है। प्रक्रिया रहती है तो जैसे मैं और मेरी पत्नी 45 साल उस टाइम पत्नी की उम्र थी, तो दोनों की उम्र लगा के 90 साल हो रही थी। हम उस बच्चे को नहीं ले सकते। फिर हमने वो अपने भतीजे के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन कराया कि उसके नाम से बच्चा मिल जाए तो हम अपने घर
पालन पोषण नहीं कर। लेकिन क्या कि वो बच्चा कुछ ईसाई मिशनरियों द्वारा फोर्जरी करके उसको, एक माल्टा देश है वहाँ, उन्होंने उसको अडॉप्ट करा। जब हमको पता लगा तो फिर हमने उसमें पैरवी करी, तो पैरवी लगी। हम दिल्ली में बाल कल्याण आयोग से मिले, जो उसके चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन। उन्होंने उसमें मदद करी, और मदद करने के बाद बच्चे का अडॉप्शन पर रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद फिर क्या हो, वो जो ईसाई जो दंपत्ति थी वो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। राय तो यहीं के लोगों ने दी होगी। दिल्ली हाई कोर्ट हम भी गए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने हमको सुना नहीं और उनके पक्ष में फैसला कर दिया। तो कानून जो बना था उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला का। उसके कुछ कागज यहाँ जहां बच्चा पला वहां की जो संचालका थी उसने कागज छुपा लिए। वो कागज जब मिले हैं उस पर भी वो चल रही है। तो चुनाव था इसलिए कुछ नहीं पाया, करेंगे उसमें फिर से कुछ ना कुछ पैरवी करेंगे। अभी वो बिटिया कहाँ पे है? बिटिया फिर वो सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा हार गए, फिर वो माल्टा चले गए। अब माल्टा में है इस समय। तो क्या आप अभी भी कोशिश करते हैं संपर्क करने की? मैं तो देखो, संपर्क तो कौन नहीं चाहेगा जिस बच्चे को गोद में खिलाया। क्योंकि उस समय शायद आपको जनक नाम दिया गया था। हाँ, मैंने उसका नाम सीता। अब वो वहां चली गई है, अभी भी रोज चर्चा चलती है उसकी घर में। तो जब वो 10 साल की हो जाएगी, मोबाइल नेट से जुड़ जाएगी, कहीं ना कहीं संपर्क में आ जाएगी। 10 साल नहीं आई तो 15 साल में आई, आ तो जाएगी। भले ही वो वहां रहे, कहीं रहे, खुश रहे, ये भी है, लेकिन संपर्क में आ जाएगी। अब तो आजकल के मोबाइल ये बड़ा तेज है, इनके जरिए बच्चा अपना भविष्य भी देख लेता है, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आए, क्या हुआ, ये सब कुछ देखते हैं। तो माल्टा चली गई और उसमें हमने जितनी कोशिश कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में 2-3-4 महीने मुकदमा चला। हालांकि ज़्यादा मुकदमा चलता नहीं सुप्रीम कोर्ट में। वकीलों ने भी उसमें बहुत अच्छी बहस करी, सब बात करी, सारा पहलू रखा, सारा पक्ष रखा, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। न्याय तो न्यायाधीश हैं, जो उनका निर्णय है वो सर्वोपरि है। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है, आपके क्षेत्र में भी गया हूँ और बाकी जगहों पे, बच्चों का आपको लेके ज्यादा ही स्नेह है। हाँ, बच्चे प्यार करते हैं, बच्चे बुजुर्ग सभी प्यार करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो कोई मानता ही नहीं कि हम नेता हैं, एक परिवार का हिस्सा मानते हैं। आप अपने आप को क्या मानते हैं? मैं तो परिवार का हिस्सा मानता हूँ, मैं नेता फेता नहीं मानता। नेता बात करूं या समाज सेवी आप कहूं, आप अपने आप को किस उससे देखते हैं? नहीं, मैं तो अपने उससे हर व्यक्ति को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, और मैं यही मानता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आऊँ, लोगों का काम करूं, लोगों का कोई परेशानी ना हो। अब भगवान तो हम नहीं है, तो प्रयास ही कर सकते हैं, प्रयास ही कर सकते हैं। लोग कहते हैं, एक पिक्चर का डायलॉग था, वो पिक्चर पता नहीं आपने देखी ना देखी, उन्होंने कहा वादा नहीं कर रहे हैं पर कोशिश करेंगे। उसने कहा वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। ये शराबी पिक्चर बनता है बच्चे, बिल्कुल कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है उतना। क्या जा रहा करने भाई, हम कहीं 20 किलोमीटर पैदल थोड़ी चल रहे हैं, मोबाइल से काली तो करना। और जब पैदल चलना होगा, कहीं जाना हो तो पैदल भी जाऊंगे। भाई नेता हैं, थाना दरबार, ये हमारे रोज की मर्रा का काम है। आप ब्राह्मण भी हैं और ब्राह्मण समाज से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। समाज से मैं किसी संगठन से नहीं कह रहा हूं, लेकिन ब्राह्मण समाज से आप जुड़े हुए हैं। कई सारी कुरीतियां या कई सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से ब्राह्मण जो है वो एक दबता जा रहा है, या फिर उसके साथ में शोषण हो रहा है और उनका निखार भी नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है और क्या करना चाहिए? उसके पीछे वो स्वयं भी जिम्मेदार है। इसमें करना क्या चाहिए? वो दूसरे के, आप ब्राह्मण रहे, आप बड़े अधिकारी रहे,
तब को आप ब्राह्मण समझ नहीं आया, ब्राह्मण आपको नजर नहीं आया। ब्राह्मण आपको तब नजर आया जब रिटायर हो गए तो आपके पास कोई बैठने वाला नहीं है। फिर आपने गली मोहल्ले के 4, 6, 10 ब्राह्मण पकड़े, एक ब्राह्मण सभा बना दी। करोड़ों ब्राह्मण सभाएं बनी हुई। जो काम आप सर्विस रहते, एक मुझे मिले एक IAS, मैं एक IPS के यहाँ चाय पी रहा था, बड़े अधिकारी थे, वो भी बड़े अधिकारी थे, बोले मुझे चार्ज नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, बैठे बैठे चाय पीते ही बात। मैंने उनसे कहा ब्राह्मण हो? बोले हाँ। बोले मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मुझ पे ये था। मैंने कहा ऐसे 30 ब्राह्मण बताओ जिसका आपने काम किया हो फ्री में। उन्हें आपकी ज्यादा सर्विस नहीं रही है, 10-12 साल रह गई है, 30 ब्राह्मण बताओ, 30 साल अगर सर्विस कर ली, 30 ब्राह्मण बताओ उनके नाम जिनका आपने काम किया हो। हम तो वैसे राजनीतिक व्यक्ति, एक ट्रस्ट होता है, क्या होता है? विश्वास, ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट सबका काम करता है, हम सबका काम करते हैं। ये आरोप नहीं लगना चाहिए, लेकिन विशेष है तो करते हैं, ये कोई बात थोड़ी। हम तो सबका काम करते हैं। वो समाज है तो समाज में तो जाना ही आना है, समाज को कैसे छोड़ सकते हैं? समाज तो सर्वप्रथम है, राजनीति से पहले हमारा समाज है। जैसे एक पुराना, यानी जब अपना देश आजाद हुआ था तभी एक नियम लगा हुआ था कि किसी भी मंदिर में आप शिक्षा नहीं दे सकते धर्म की। ये क्या ब्राह्मणों के पतन का कारण रहा है क्या? नहीं, ब्राह्मण भी कहां पढ़ रहा है, शिक्षा ही नहीं दे सकते। शिक्षा दे सकते हो मंदिर में। अरे मंदिर हो, मस्जिद हो, सब में दी तो जा रही शिक्षा। कौन आपको रोक कौन रहा है? धर्म की शिक्षा देने को आप कौन रोक रहा है? ना तो धर्म की शिक्षा मंदिर में लेने कोई मुस्लिम जा रहा है, ना धर्म की शिक्षा मस्जिद में लेने कोई हिंदू जा रहा है। मस्जिद में मुसलमान जा रहा है और मंदिर में हिंदू जा रहा है। जब आपके पास ही इतना समय नहीं धर्म की शिक्षा लेने के लिए, तो कौन आपको शिक्षा दे? कुछ चीजों में हिंदू समाज से मुसलमान समाज मुझे ठीक भी लगा। कैसे? आपका ग्रेजुएट और PhD पढ़ा हुआ व्यक्ति, उसको अपने ग्रंथ के बारे में नहीं पता। उनके यहां अनपढ़ बच्चे को भी मालूम है कि उनके मोहम्मद साहब कहां से आए, उनका धर्म कहां से है। ऐसे भी मैंने देखे पढ़े लिखे लोग। एक IAS मैंने देखा, उसे आरती नहीं कर मिल रही, उल्टी आरती कर रहे थे। जो आरती होती है उसको उल्टी आरती घुमा रहे थे ऐसे करके। धन्य ऐसे माँ बाप जिसने बच्चे को IAS तो बनाया और उन्होंने उसे कुछ सिखाया नहीं। हिंदू धर्म में, अगर मैं वैसे हिंदू धर्म का ही थे वो। आरती तो नहीं, मुस्लिम धर्म में नहीं होती, ना ईसाई में होती, सरदारों में और हिंदुओं में होती है। हिंदू धर्म में मंदिरों के अंदर ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अभी मेरे पास एक गनर रहा, छुट्टी चला गया, मैं गया कहीं तीरथ पे, वो मेरे साथ गया गनर। तो मेरे बच्चे जैसा ही है वो भी, गनर तो अलग बात है, लेकिन मेरे साथ है तो मेरे बच्चे जैसा, मेरे बच्चे की उम्र का है, उससे छोटा ही होगा। तो मैंने कहा ले बेटा तुम भी आरती करो। वो भी उल्टी आरती कर रहा है। यूं जब आरती करने का ही ज्ञान नहीं है, कहां धर्म पढ़ पाओ? किसके पास समय? मैं पढ़ता हूं धर्म को, मैं पढ़ता हूं किताब को। रात को मुझे नींद नहीं आती, पूरी रात धर्म की किताब पढ़ता हूं। नींद तो कमी आती है, और रोज पढ़ता हूं, डेली पढ़ता हूं, क्योंकि जिस धर्म के प्रति हमने जन्म लिया, अगर उस धर्म के बारे में जानकारी ना हो तो क्या फायदा। हमारे धर्म के आज भी इतने करोड़ लोग बैठे हैं, उन्हें आज भी कुंती का असली नाम पद नहीं पता है, कुंती के माता पिता का नाम नहीं पता है। ग्रेजुएट खड़े हैं, टाई बांधे, कोट पैंट पहने,
ये तो हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए। कि आईएएस आईपीएस बन के ये कहाँ जानता है उसका माँ बाप कि मेरा बच्चा जो पैसे ला रहा है वो कहाँ से ला रहा है। ये कभी अपने बच्चे को धर्म की बात सिखाने वाले कितने लोग हैं, या कितने लोग कहते हैं कि बेटा गलत धन नहीं आना चाहिए करते। हमारा तो हमने अपने लड़के को अगर 5,000 रुपए दिए हैं और वो 15,000 की चीज खरीद के ला रहा तो हमारा फर्ज बनता है कि 10,000 कहां से ला रहे हैं। अब पैसा किसी के साथ नहीं गया है, कोई कितना भी अरबपति बन जाए। गाजियाबाद के 2 व्यापारी अगर उनको धर्म का ज्ञान होता, उन्हें केवल पैसे का ज्ञान था, इसलिए छोटी सी चीज के लिए एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। उन्होंने धर्म नहीं पढ़ा। अगर वो धर्म पढ़े होते तो मुझे नहीं लगता कि वो दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते और दोनों लोग मर जाते। पैसा वहीं रह गया, जिस पैसे के लिए वो लड़े वो वहीं अपनी जगह स्टैंड कर रहा। जो शराब माफिया वाला, मैं तो नहीं, उन्होंने मैं माफिया नहीं कह सकता हूँ। देश के लिए इतना राजस्व दे रहे हैं तो माफिया कैसे कह दें। ये तो मीडिया गलत लिख देती है ना किसी को माफिया। इस राजस्व से ही तो आईएएस आईपीएस सिपाही थानेदार दरोगा सीओ एसडीएम तहसीलदार या जो भी क्लर्क हैं बाबू हैं, उन सबकी सैलरी उसी से तो जा रही है। जो सैलरी दे रहा हम उसे माफिया कैसे कहते हैं। यही हमारी आपकी सोच ऊपर। भाई वो राजस्व दे रहे हैं, उन्होंने जो जमीनें खरीदी नोएडा में, नोएडा अथॉरिटी उससे ज्यादा जमीनें ली, उसका उन्होंने स्टाम्प दिया, हमने अखबार में पढ़ा 4,000 41,000 करोड़ लाख रुपया उन्होंने दिया। यानी कितना दिया तो सरकार को दिया, सरकार के पास वो पैसा आया, सरकार ने वो हमारे गांव गली में विकास में लगाया। फिर वो माफिया कैसे हो गए। सरकार ने उनसे पैसा, भाई सरकार पैसा ले रही है तब वो माफिया नहीं है, बाद में क्यों उसको माफिया दी। उसी से तो हमारे खर्चे चले, उसी से विकास हुआ, उसी से हमने सैलरी दी। और क्या हमारे पास होती बताओ। ये कहें तो ये कानूनी भाषा में ही उन्हें माफिया शब्द दिया गया था उन्हें। नहीं, गलत। जिसने भी दिया वो गलत दिया। उन्होंने अपनी मेहनत करके वहां तक पढ़ाई नहीं करी, वहां तक उन्होंने अपना विकास किया। अगर उसी मेहनत के साथ वो ग्रंथ को पढ़ते, जबकि जिस समाज से वो थे वो समाज ग्रंथ को सबसे ज्यादा मानने वाला है। जी बिल्कुल। लेकिन हमने देखा उसमें भी कहीं ना कहीं एक धर्म को लेकर के 2 पक्ष भिड़ जाते हैं, तलवारें चल जाती हैं। ये गलत है। वो 2% लोग आज भी लोगों को फ्री भोजन दे रहे हैं। हम कितने % हैं। हमारे समाज में कितने कितने बड़े पैसे वाले लोग हैं, कितने लोगों को भोजन दे रहे हैं। मैं तो उन्हें प्रणाम करता हूं, उस धर्म को, उनकी पगड़ी को गुरुद्वारा मान के उनको प्रणाम करता हूं। 2% सच्चाई। आज दिल्ली में गुरुद्वारा बना है, कितने लोग भोजन कर रहे हैं। और आप क्या कितने लोग भोजन कर रहे हैं बताओ। अरबपति खरबपति लोग कितने करा रहे हैं। अब सारा समाप्त हो चुका है। नहीं, दिल नहीं है ना। वो धर्म का व्यक्ति जब खेत से फसल उठती है तो पहली ट्राली फसल ले जाके गुरुद्वारे में डालता है, घर नहीं डालता। ये उसका दिल देखिए। वो जवान बच्चा ट्राली लेके जाता, उसका बाप ट्राली भरता है और अपने बच्चे को शिक्षा देता है कि ट्राली वहां लेके चले जाओ। कहां? गुरुद्वारे। ये शिक्षा कौन देगा बच्चों को? हमसे पीछे वाले बच्चे को कौन शिक्षा देगा? हम देंगे तो हमारे बच्चों को, हम देंगे ही नहीं तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? हम भी तो अगले वालों सीखेंगे तभी तो। अच्छा, आप धर्म को क्या मानते हैं? मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। लोग अपने धर्म में जो है अपने धर्म को माने, अपने धर्म को पहचाने
और अपना जो काम है वो काम करना। धर्म एक्चुअल में अगर मैं कहूँ, आपकी नजर में धर्म क्या है? कर्म है, पूजा है, या क्या है? भाई धर्म में ही सब कुछ है। वही आपको सब कुछ सिखाता है, वही आपको ईमानदार और बेईमानी करने सिखाता है, वही आपको पाप और पुण्य करने से बचाता है, वही आपको बताता है छोटे बड़े का अंतर बताता है, वही बताता है कि किसकी सेवा करनी है किसकी नहीं करनी, किसकी पूजा करनी है किसकी नहीं करनी। सब कुछ धर्म ही तो सिखाता है। अगर धर्म नहीं सीखोगे, अब आप क्या, अब बच्चे पे पास में मोबाइल यूनिवर्सिटी है, जिसको जानकारी नहीं वो डालता रहता है, उसने उसे डाली, उसने उसे डाली, उसने उस ग्रुप में डाली, उसने उस ग्रुप में डाली, पर वो पढ़ा लिखा नहीं है। पीएचडी तो है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, धर्म को नहीं पढ़ा उसने। आप धर्म की बात कर रहे हैं तो आजकल एक और मुद्दा चल रहा है, खालिस्तान वाला। वो कोई मुद्दा नहीं चल रहा है, एक आधे कोई खुरापाती का मैटर चल रहा है। कोई खालिस्तान की मांग नहीं करता, कुछ नहीं कर रहा। ये खुरापाती लोग हैं और बहुत ज्यादा नहीं, एक दो व्यक्ति होंगे। जिस प्रकार की वार्ता कर रहा है, शांति अशांति में फैलाना चाहता है, कुछ नहीं, कुछ इसे आप चलिए। अब मैं राजनीति पे फिर से थोड़ा सा आ जाता हूँ, क्योंकि आप राजनीति के ज्यादा जानकार हैं। एक पहले तो मैं एक चीज लेता हूँ, जब आप पहली बार विधायक बने थे तब आपको कैसा महसूस हुआ था? क्या आपकी खुद की जो फीलिंग्स हैं, अगर मैं कहूँ दिल की बात अगर मैं बोलूं? मेरी कोई फीलिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। यानी एक पहले की तरीके से ही आप अपने आप को मान रहे थे, विधायक बनने का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी सेवा करनी है। भाई जैसे कपड़े विधायक बनने से पहले पहनते थे वैसे ही विधायक बनने के बाद पहनता था, और वैसे ही कपड़े आज पहनता। कोई जीवन नहीं, मेरे स्टाइल में कोई चेंज नहीं। अच्छा, जब अगली बार जब आपके लिए जब उसके सीट नहीं मिली, उस समय आपके दिल में क्या हुआ था? मेरे दिल में कुछ नहीं हुआ, मेरे दिल में अच्छा रहा। और मैं रामपुर और बरेली सबको चुनाव लड़ाने में, हंसी खुशी मुरादाबाद तक चुनाव लड़ाए मैं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो पार्टी ने अच्छा समझा वो काम किया। मैं उनसे बढ़ के तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो टिकट था उसमें दो एक जालसाज लोग थे। तो ये भूल जाइए कि राजनीति कभी किसी को ब्याह के नहीं आई। आप कभी किसी का बुरा करोगे तो पीछे भगवान खड़ा हुआ, और जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया उसके साथ बुरा करोगे, खत्म हो जाए। भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। यानी आपको टिकट ना मिलने का अफसोस नहीं है, लेकिन हाँ जालसाजी का अफसोस है। मुझे उसका भी नहीं। मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं भगवान को मानता हूं, भगवान के दरबार में रहता हूं और अपना काम करता हूं। कभी किसी के बारे में गलत सोचता नहीं हूं, कभी नहीं सोचता। ना कभी किसी का नुकसान किया मैंने, ना किसी मैंने फर्जी एफआईआर लिखाई, ना मेरा कोई। मैं तो यही कहता हूं, दो लोगों की लड़ाई है तो दोनों को आपस में बैठ के समझौता कर लो। आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में। अब एक चीज और बताइए, जैसे राजनीति की ही अब जब चर्चा हो रही है, इस बार बीजेपी जो है वो अनुमान के जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से सीटें नहीं ला पाई। राजनीति में चमत्कार होता है। भाई एक शेर कहते हैं ना, हमारी कोई तो कमी होगी जो बेवफा निकले। हमने किया तो सब कुछ,
आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता लगातार लगा रहता है। यही एक दल है जो हमेशा काम करता है। बाकी तो मौसमी की तरह मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं, ना मुझे किसी दल से घृणा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। कहीं ना कहीं हमारा कार्यकर्ता हमसे आहत हुए। ये शेर जो मैंने अभी कहा ना, हमारी कोई तो कमी होगी जो वो बेवफा निकले, तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी रही होगी, और जो गलती हमारी रही होगी उसको अगले सुधारेंगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में। और हमें लगता है कि हमने जितना काम किया हमारी पार्टी ने या हमारे नेताओं ने अच्छा ही किया और ज्यादा ही किया। बाकी तो जो भी पार्टी आती वो यही कहता है कि हमने काम ज्यादा किया। हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत ज्यादा काम किया, पर हमने जो सोच थी हमारी, हो सकता है कि हमने जो पुल बनाया वो हमने इधर को मुड़वा दिया, हो सकता है आपकी सोच है वो पुल इधर को मुड़ जाए। बनना तो पुल ही है, और उस पुल पे आप भी निकलेंगे, मैं भी निकलेंगे, किसी एक दल के लोग तो निकलेंगे। मेरी भी अर्थी उसी पुल से जाएगी और आपकी भी अर्थी उसी पुल से जाएगी। उसमें कोई दल तो है नहीं, वो तो एक जनता के लिए विकास है। विकास किया, विकास करेंगे, पैसा अपने घर तो लाएंगे नहीं, न विकास को वापस कर देंगे। लेकिन अगर अफसरशाही पे लगाम लगी होती तो हम इतनी कम सीटें नहीं आती। यानी मुख्य कारण जो रहा वो अफसरशाही रही। अच्छा, एक चीज और अभी सुनने में काफी आया कि कहीं ना कहीं नेताओं के ऊपर एक, अब उनकी उतनी स्वतंत्रता नहीं है, वो अपनी मर्जी से एक पुलिस वाले को भी फोन करके काम नहीं करवा सकते। एक विधायक लेवल की बात कर रहा हूं मैं, कि उनके कहने से भी जब वो विधायक, मैं उन्हें फिर विधायक नहीं मानता। उनके पास सारी पावर दिल्ली और लखनऊ पहुंच, किसी के पास कोई पावर नहीं। आप विधायक हो तो पावर आपके पास। मुख्यमंत्री आप बना रहे हो, अधिकारी नहीं बना। पार्टी आपको विधायक बना रही, पार्टी ये नहीं कह रही आप काम मत करो। तो अगर विधायक है और विधायक को ये पता है कि मैं विधायक हूं, सब कुछ विधायक से ही शुरू होता है। उसे 1,80,000 90,000 लोग वोट देते हैं, उतनी जनता का वो प्रतिनिधित्व करता है। बाकी विधानसभा में 3.5 लाख 4 लाख जो भी जनता उन सबका करता है। जिसने वोट नहीं दिया उनका प्रतिनिधित्व वही करता है। वो तो एक चुनाव है ना, क्रिया है। लेकिन आप जीत गए तो आप सबके राजा। यहाँ पे दो बातें एक निकल के आ रही हैं। आपने एक तरफ कहा अफसरशाही बढ़ी हुई है, अगर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं विधायक चाहे तो सब कुछ कर सकता है। क्या अगर मैं कहूँ तो विधायकों की स्थिति हनुमान जी वाली हो गई कि उन्हें शक्ति का बताने की आवश्यकता है? भाई आप ये बताओ, एक व्यापारी अगर बन जाता विधायक, एक डॉक्टर विधायक बन जाता, वो कैसे काम करा पाए? जमीन से जुड़ा नेता, वो जमीन से पता है, उसे दर्द पता है कि उसको कितने, जो आया है काम, जिसका काम हो उसे कितना दर्द है। उद्योगपति आदमी को तो दर्द नहीं पता होगा ना, वो तो एसी में बैठा होगा, एसी से निकलेगा, एसी उसका ऑफिस होगा। चुनाव में हो गया तो ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमा चला है। इसलिए वो काम नहीं कर पाते। विधायक लोग काम करेंगे तो काम हो, नहीं करेंगे। मैं भी तो विधायक था, मेरे पास कौन से 4 हाथ पैर के अलावा एक्स्ट्रा थे? कौन सा काम ऐसा है जो नहीं हुआ बताओ? आपके कार्यकाल में तो अरे भाई, किसी भी अधिकारी के 50-100 कार्यकर्ता लेकर धमक जाओ। अधिकारी 450 किलोमीटर दूर का है, आप यहाँ के रहने वाले हो। अधिकारी जिले में कितने हैं? 200-250। आप यहाँ 45-50 लोग बैठे हुए, 50 लाख बैठे हो। तो आप में उनमें फर्क है।
आप अपनी ताकत नहीं पहचान पा रहे तो ये आपकी गलती है। गलती है नहीं, बताओ। बिल्कुल। अब आप गए अधिकारी के पास, आप विधायक हो, और वहां जाकर के अधिकारी की ही तारीफ करने लगे। अरे साहब आज आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, अरे साहब आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, अरे तो वो समझ जाकर विधायक कितने किस लेवल के हैं। आपको भी तो अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। आप उनकी शर्ट की तारीफ करने आए हो, क्या करने आए? मेरे यहाँ मुख्य सचिव जी आए थे उद्घाटन करने, देश की पहली दुकान थी। एक अधिकारी 22,000 रुपए की शर्ट पहने। कितने की? 22,000 की। उसकी 60-70 हजार सैलरी रही होगी। कैसे संभव है? मैं तो जानता नहीं कपड़े के बारे में था। एक बच्चे से मैंने पूछी तो वो कहने लगा एक फला अधिकारी यहाँ आए थे, वो 22,000 रुपए उस शर्ट की कीमत है। उसने नेट से उनकी सैलरी निकाली तो इतनी सैलरी। इसको कौन लिखेगा? नेता। इसको तो मीडिया ही लिखेगी। अब मीडिया उसकी मीठी चाय पी आएगी, फिर वही मीडिया विपक्ष से कहेगी जे कह दो कि गोदी मीडिया। ये तो गलत है ना। मीडिया भी अपना काम कहां कर रही है? मीडिया, देखिए हम सत्ता पक्ष के हैं, हमसे गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस देश में जब विपक्ष नहीं बोला सत्ता के खराब प्रदर्शन के लिए, तो फिर मीडिया बोला, और जब मीडिया भी नहीं बोला तो फिर कभी बोला। अब ये तीनों नहीं बोलेंगे तो फिर इसमें तो गलती हमारी नहीं है। लेकिन कई बार मीडिया को चुप करा दिया जाता है। क्यों चुप हो जाते हैं? कितने साल जीने आए हो? कितना साल जिए भाई? कितने साल जियोगे? 1000 साल की जिंदगी नहीं है ना। हमें तो आज तक किसी ने चुप नहीं कराया। आप बताओ। आप, हम बेबाकी से बोलते हैं, सत्य को सत्य कहते हैं। अगर कोई हमसे गलती होती है हम उसको स्वीकार करते हैं। क्यों? हम भी तो एक मानवी है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। अगर मुझसे हो गई तो ये वो तो है नहीं कि मुझसे गलती हो गई, होगी नहीं, ये मैं कैसे कह दूं नहीं होगी। जिस दिन मीडिया महाभारत के संजय की तरह हो जाएगी तो देश प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म। आपको मालूम है कौन अधिकारी कितनी रिश्वत लेता है? चलो हम नहीं कह सकते हैं, बहुत सी बातें आप कह सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। आप दिखाओगे नहीं, करोगे नहीं, जनता को फिर क्या है? जनता को कुछ पता नहीं लगेगा। जनता अपने काम में व्यस्त है, काम में जाती है जनता, पैसे खत्म करके काम करा आती है। जिस दिन अधिकारी को मीडिया का भय सताने लगेगा उस दिन अधिकारी गलत काम नहीं करेगा। चलिए मैं तो विधायक था, मेरा भय था अधिकारी, सोच समझते थे और मेरा काम करने का तरीका अलग था। अब लोग नहीं कर पा रहे हैं हमारी तरह काम, तो इसमें तो कोई हमारी गलती नहीं। लोग गठजोड़ करके काम करना चाहते तो करें। ये जनता है, ये किसी की नहीं है। चलिए मैं इसी चीज पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये 2014 में जब चुनाव हुए थे, लोकसभा वाले चुनाव से पहले एक काले धन का बहुत बड़ा मामला उठा था और सभी इसमें बोल रहे थे, सभी राजनीतिक दल, यानी चाहे मैं इवन बात करूं आपके बाबा रामदेव की या फिर अपने मोदी जी की भी, सबके उन्होंने चिट्ठा भी उनके पास था। उसके बाद
किसी के ऊपर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यहाँ दोषी कौन है? चलिए, आपने कहा मीडिया नहीं उठाती है, उनके पास सारे ये है बाबा रामदेव अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका दिखाओ ना। नहीं तो बाद में साक्ष्य क्यों नहीं मांगे जाते हैं? अगर आप दिखाओगे कार्रवाई होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया नहीं बाबा रामदेव को, उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, ये माफी नहीं चलेगी। वहां खड़े हैं ना सुप्रीम कोर्ट दरवाजे पर। जब आप कुछ भाई किसी मीडिया वाले ने दिखाया होगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया। उन्होंने दवाई बना दी, दवाई थी नहीं वो तो उन पे कितना टैक्स पड़ा, आपने उसका नहीं लगाया अंदर? वो मैंने वो देखा। हाँ, और उन्होंने कहा माफीनामा ऐसे नहीं पूरे पेज पे। ये माफीनामा राजनीतिक दलों से क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि जब वो एक कहते हैं कि एक विपक्ष के ऊपर किसी भी नेता, मैं यहां नाम नहीं लूंगा, कि इस नेता ने इतने करोड़ का भ्रष्टाचार किया, बाद में वो भ्रष्टाचार क्यों सामने नहीं आता? उनके पास में सीबीआई कोई भी नेता बगैर अधिकारी के भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अब मैं ये कह दूं अधिकारी को नहीं जेल जा रहा है, दोनों चीजें मैं कहूंगा। जब तक वो अधिकारी साइन नहीं करेगा, पैसा भी अधिकारी के माध्यम से आता है, बिल्कुल, खर्चा भी अधिकारी माध्यम से, तो भ्रष्टाचारी नेता कैसे होगा? नेता तो तभी भ्रष्टाचारी हुई जब अधिकारी ने कराया। अधिकारी कहीं ना कहीं अधिकारी बैच होकर के ऊपर नीचे होकर के अपना तो बचाव, नेता जेल चला जाता है। यही तो कहना चाह रहे हैं आप। नहीं, मैं लेकिन आप अधिकारी को नहीं कह रहे हैं। नहीं, क्यों? आप बताओ क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। नहीं कह रहे आप। अगर जिस दिन आप अधिकारी को कहने लगोगे, मैं कह रहा हूं जिस दिन मीडिया सच्चाई चलने लगेगी, महाभारत के संजय की तरह काम करने लगेगी और उसका निशाना अधिकारी हो जाएंगे, तो रामराज आ जाएगा। हम कितना रामराज जलाएंगे भाई? 10 आदमी है छप्पर चढ़ाने को, एक आदमी छप्पर खींचने को है, तो कहां 10 आदमी छप्पर चढ़ा पाएंगे? जो खींच रहा है वही कामयाब हो जाए, भ्रष्टाचारी कामयाब हो जाता है। हमारी नीतियों को वो जनता में गलत प्रकार के पेश करता है, हम मेहनत करते करते मर जाते हैं। बताओ, देखो तो काम आपका है ना। मैंने फिर कहा ना, अधिकारी क्या मीठी चाय पी, बिस्किट खिलाया उसने, उसका कुछ नहीं रखा, उसका कुछ छापा नहीं, उसका कुछ लिखा नहीं, उसका इसलिए नहीं रखा कि वो अधिकारी है, 10 काम आपको चाहिए उसे। लेकिन जो नेता पैरवी कर सकता है आपकी, वो अधिकारी नहीं कर सकता। जिस दिन नेता इस देश से खत्म हो जाएंगे, खा जाएंगे अधिकारी, खा जाएंगे। जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको भी ये भ्रष्टाचारी अधिकारी खा जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की संख्या अधिक होगी, ईमानदारों की कम होगी। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। मैं तो मीडिया से यही निवेदन करता हूं कि इनकी सच्चाई दिखाओ। उसके लिए कोशिश रहेगी हमारी भी कि हम सारी मीडिया कहता हूं, मैं एक को नहीं। मेरा पर्सनली आप पे कोई ऐसा टारगेट नहीं, मैं सभी मीडिया से। चलिए, अब हम आते हैं दूसरे उस पे आ जाते हैं, दूसरे मुद्दे को पकड़ लेते हैं। आपके अब तक के जीवन की कुछ ऐसी घटना जो आपको आज भी याद रहती हो कि हाँ, एक ऐसी घटना। मुझे हर घटना याद, कुछ खास विशेष घटना कोई ऐसी जिसने आपको पूरी तरीके से हिला दिया हो, या आपके लिए एक। मुझे तो सारी घटनाएं हैं, लेकिन पहले मैं परशुराम था, अब मैं चाणक हूं। अब मैं बोलता नहीं, मैं जीवन की कोई ऐसी जिसने पूरी तरीके से आपको चेंज कर दिया हो जो आपके पे? मैं चेंज नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं, मेरा कोई, मैंने बताया नहीं, मैं सूखी रोटी खाने वाला, बगैर प्याज की सब्जी खाता, एक रोटी खाता हूँ दिन में। कभी कभी रोटी नहीं खाता हूँ, हफ्तों रोटी नहीं खाता, सब्जी ही खाता हूँ। जैसे हफ्तों, आज कई दिनों के बाद एक रोटी खाई आप यहाँ पर लगे हो।
बाकी नहीं खाई, 3-3 4-4 दिन सब्जी खा ली, कोई फल खा लिया, बाहर बैठे जनता के साथ में तरबूज खा लिए, खरबूजा ले आओ, सभी लोग खाते हैं, मैं भी खा लेता हूँ। भूख नहीं लगती, कहाँ रोटी खाऊं, कितना खाऊं, चाय पी ली, बिस्कुट खा लिए का, ये है बाकी। और ये घटनाएं तो चलती रहती हैं, आती रहती हैं। ये ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे जीवन को पूरा एक याद रहती हैं, स्मरण, यानी वो जो ऐसी घटना कोई होती है, हर आदमी को हर घटना याद रहती है जिसके साथ जो चीज घटी, दूसरे के साथ होती है वो भी याद रहती। चलिए, तो फिर अब मैं कार्यक्रम का आखिरी क्वेश्चन, जो हमारा टाइटल है, उस टाइटल को मैं क्लोज करते हुए, ये हम कहाँ जा रहे हैं, बात दिल की। अब मैं आपके से बात दिल की अगर करूं तो कुछ अपने दिल की आप। बात दिल की क्या, बात दिल की यही है भाई, राजनीति करना है तो जनता की सेवा करना है, विकास करना है। अब राजनीति में अगर आप व्यापारी बन के आ रहे हैं, ऐसे बहुत से नेता हैं जो व्यापारी बन के आ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं राजनीति से, राजनीति से ही अपना बचाव कर रहे हैं, और वो तमाम पार्टियों में घूम के आ गए हैं। और ये कोई गारंटी थोड़ा ही वो आगे हमारी पार्टी में ही रहा, ये कोई गारंटी नहीं। आज हम सत्ता में हैं तो हमारे साथ, कल हम सत्ता में नहीं रहे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे, फिर वो उनके साथ चले जाएंगे जो सत्ता में चले जाएंगे। ऐसा तो चक्र चला है, पहले कम था अब ज्यादा है, पहले कम था और अब ज्यादा है। राजनीति में खराब बात किसी को नहीं बोलना चाहिए, किसी से भी राजनीति मतभेद हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं, खराब क्यों बोलेंगे, बोलने किसी को खराब मत बोले भाई, सब अच्छे लोग हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और हम तो देखो भाई, हम सबका काम करते हैं, किसी आदमी को हम ये नहीं कहते हम तुम्हारा काम, कभी मना नहीं करते। राजनीति को इस हिसाब से लोग चलाएंगे तो राजनीति बहुत अच्छी रहेगी, राजनीति तो हमेशा चलेगी और हमेशा रहेगी, चाहे उसमें गंदे लोग जाएं चाहे अच्छे। व्यापारी राजनीति ज्यादा दिन नहीं चल पाती। व्यापारी राजनीति कौन चलाता है, जो बहुत होशियार नेता होता है। जैसे एक जिले में बहुत होशियार नेता हुआ तो उसने क्या काम किया, जो छोटे छोटे टिकट हैं वो व्यापारी राजनीतिक वालों के दिए, ताकि कि वो जनता से दूर रहें और जनता उनके पास आती, उनकी दुकान चलती रहे। ऐसे हर पार्टी में नेता सभी में है। व्यापारी राजनीति मुझे पसंद है। व्यापारियों को राजनीति में आना भी नहीं चाहिए आपको। नहीं, वो कर ही नहीं पाऊंगा। राजनीति में आओ, हम नहीं कह रहे, लेकिन व्यापार छोड़ के राजनीति में आओ, ये सब छोड़ना पड़ेगा ना भाई। हम तो 24 घंटे के नौकर है ना, किसी वक्त कोई आदमी फोन कर देगा, किसी भी वक्त कर देगा। जिसको काम है उसके टाइम नहीं पता किस टाइम करना चाहिए, इसलिए वो काम कर देता। हमारा काम सुनना, उसका काम करना। अगर हम बिजनेस करेंगे तो हम राजनीति कहां कर पाएंगे। बरेली में इतने सारे डॉक्टर हैं राजनीति, बिल्कुल, इसीलिए कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है। इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए उसका देख लीजिए, जिस विधानसभा में विधायक था वो विधानसभा ही हार गई। फरीदपुर विधानसभा भी हार गई 10,500 से। और जो बरेली लोकसभा में उसमें नवाबगंज विधानसभा हार गई, मौजीपुरा विधानसभा भी हार गई। 2 विधानसभाएं जीत गई। शहर का वोट है इसलिए बीजेपी ऊपरता है, गांव देहात की होती तो ये भी हार जाती। लेकिन उसमें नेता का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए।
नेता अगर जनता को या कार्यकर्ता को गुलाम समझेगी तो गुलाम नहीं है उसका। कार्यकर्ता पार्टी का गुलाम है, नेता का किसी गुलाम नहीं। वो ये चाहता हो कि हमारी पार्टी से टिकट ले आया तो उस हमारी पार्टी कार्यकर्ता उसके गुलाम हो गए तो गुलाम नहीं। हम अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे, उस नेता को नहीं करेंगे। हमारा काम हमारी पार्टी को बढ़ाना है, ना कि उसकी गलत आदतों को बढ़ाना। पार्टी में हम कहते हैं, बताते हैं पार्टी में जाकर कि भाई ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं कार्यकर्ता खिलाफ। अब ऊपर नीचे बहुत सारे नेता हो, कुछ उनके पक्ष के भी होते हैं। मुझे पक्ष विपक्ष से मतलब नहीं, मैं तो बात कहता हूँ बस। बात इस बार भी मैंने कहा 2-1 लोगों के बारे में, बाकी वो बड़े नेता हैं, मैं छोटा हूँ, फर्क ये उनकी ज्यादा मानी जाएगी, मेरी कौन सुन रहा। और दूसरे में अब नेता कहाँ रहा भाई, टिकट नहीं है तो विधायक नहीं है। और राजनीति में हमेशा जीत को मान मिलता है, राजनीति में हमेशा जीत को मान मिलता है। अगर ऐसा होता तो शायद आपके यहाँ चौपाल रोज नहीं लग रही होती। रोज आपके पास जो लोग आते हैं वो तो कहीं ना कहीं जनता ने आपको नेता आज भी मान रखा है। वो जनता का प्यार है, तो जनता ही नेता बनाती है। वो जनता का प्यार है, लेकिन राजनीति में जीत का मान इसलिए कि अधिकारी जो है जीते हुए को मान। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, कभी कभी आ जाती हैं, वैसे आती नहीं, मुझे तो नहीं आती है। मेरा अपना कोई पर्सनल स्वार्थ तो है नहीं, काम तो जनता का ही है। जो खराब अधिकारी वो काम नहीं करेंगे तो अच्छे लोग कर देंगे। ये जरूर नहीं सारे काम उन्हीं करते हैं, और सिपाही भी कर देते हैं, दरोगा इंस्पेक्टर कर देते हैं, उनके लेवल का। वहां तक क्यों जाना। अगर वो खराब है तो उनके ऊपर अच्छे बैठे, और वो भी खराब है तो उनके भी ऊपर बैठे। गंगा लास्ट तीर्थ नहीं है, गंगा के आगे भी तीर्थ है, यह गंगा लास्ट तीर्थ है। खराब लोग बैठे तो अच्छे लोग बैठे, नहीं काम करने वाले बैठे तो काम करने वाले बैठे। मैं तो कौन काम नहीं करेगा ये मुझे पता है, बलात्कारी काम नहीं। बलात्कारी काम करे तो जो करता उससे कह देते हैं। हम बता अच्छे लोग बैठे, खराब लोग बैठे। अच्छे लोग काम करते हैं, और जो नहीं काम करते बातें बताते हैं, कानून रख देते हैं, किताब रख देते हैं कानून। चलिए, कार्यक्रम के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत समय लिया, फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।